students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic atomic structure. We will focus on specially Neil Bohr atomic model. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question. The angular momentum of electron in nth orbit is given by. First option is n into h. Second option is h upon twice by n. Third option is n into h upon twice by. Fourth option is n square into h upon twice by, where n is principal quantum number which represent the orbit. अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो n की वैल्यू 1 आना चाहिए. अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो n की वैल्यू हम वहां पे 2 लेंगे. ओके, लाइक दैट. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, विच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, जैसे कि हमने नील बोर्स के पोस्टुलेट्स स्टडी किए हैं. अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल्स टू n इंटू h अपॉन ट्वाइस बाय. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट, जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है nth ऑर्बिट में, उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू n इंटू h क्रॉस. ओके, h क्रॉस को हम कैसे लिखते हैं? n इंटू h अपॉन ट्वाइस बाय. सो दिस इज अ आंसर. तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, जो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू n इंटू h अपॉन ट्वाइस बाय. द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, the radius of electron in an orbit described by principal quantum number n and atomic number z is proportional to. हमें इस क्वेश्चन में रेडियस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ओके, रेडियस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन किस वैल्यूज के ऊपर डिपेंड रहेगा. जैसे कि हमने जब बोर्स का एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था, उसमें हमने रेडियस का एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था. वो इक्वेशन कैसा था? इट इज जस्ट लाइक दिस वन. r इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z बाय m e स्क्वायर. अब इस इक्वेशन में देखिए, उस ऑर्बिट का रेडियस जो भी है वो किन किन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड रहेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी ऑफ दैट फ्री स्पेस. इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, दिस h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, अब इलेक्ट्रॉन अगर वही है तो m e, और उसी मीडियम में अगर है तो एप्सिलॉन नॉट h, ये सभी कांस्टेंट रहेंगे. इसमें वेरिएबल कौन होगा? सो वेरिएबल होगा n और z. व्हाट इज z? z इज एटॉमिक नंबर. ओके, और n इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगा. ओके, लेकिन वो कैसे डिपेंड रहेगा? यहाँ पे देखिए, अगर हम एप्सिलॉन नॉट h, e, m और पाई को कांस्टेंट कंसीडर करके चलते हैं तो दिस r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z. दिस इज अ आंसर. तो r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z. अगर एटॉमिक नंबर की वैल्यू बढ़ता है तो रेडियस की वैल्यू कम होना चाहिए. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ता है तो रेडियस की वैल्यू बढ़ना चाहिए. तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z. सो ऑप्शन यहां पे डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट in Bohr's atom is r.
ओके, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है? सेकंड ऑर्बिट में. द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट विल बी. ओके, सो यहाँ पे हमें R2 दिया है, दैट स्मॉल R2 दैट इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. ओके, सेकंड ऑर्बिट के लिए वो कितना दिया है? R. हमें क्या फाइंड आउट करना है? R3, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इन अ विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. ओके, थर्ड ऑर्बिट. तो वो कितना होगा? क्वेश्चन मार्क. तो R2 की वैल्यू दिया है R. R3 हमें निकालना है, यानी रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट निकालना है. रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू कितना दिया है? R. ओके, सो इसके पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके हिसाब से रेडियस जो भी है इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z पाई m इंटू e स्क्वायर. ओके, सो अब देखिए ऑर्बिट की उसी ऑर्बिट की बात हो रही है, तो डेफिनेटली z की वैल्यू दोनों केस में कैसा होगा? सेम होगा. उसी मीडियम में तो एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, h की वैल्यू सेम रहेगा, m e पाई ये सभी वैल्यूज कांस्टेंट होंगे. तो ये इक्वेशन हम थोड़ा इसको लिख सकते हैं कि r it is only depends on n. Okay, so therefore r is proportional to n square according to this formula. Now here r2 that is the radius of the second orbit, r3 radius of the third orbit. अगर मैं इन दोनों के रेशियो लेता हूँ इसके हिसाब से, so r2 upon r3 it is equals to 2 square upon 3 square. This is equals to 4 upon 9. ओके, 4 अपॉन 9. अब इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं हम. R3 इज इक्वल टू लिख लेते हैं, तो R3 इट इज इक्वल्स टू 9 बाय 4 R2. लेकिन व्हाट इज द R2? इट इज अ R. सो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 9 बाय 4 इनटू R. ओके, सो 9 बाय 4 की वैल्यू कितना होता है? इट इज इक्वल्स टू 2.25 into R. So this is nothing but the radius of the third orbit. थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना आएगा? इट इज इक्वल टू 2.25 R. तो उस एटम के लिए जिस एटम का सेकेंड ऑर्बिट जो भी है उसका रेडियस अगर R है तो उसका थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? 2.25 into R. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the Bohr's hydrogen atom model, the radius of the stationary orbit is directly proportional to. Okay, यहाँ पे दिया है n is equals to principal quantum number. The option A is n to the power -1. Second option is the n. Third option is the n to the power -2. And fourth option is nothing but the n square. Okay. जस्ट अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हमने रेडियस ऑफ द ऑर्बिट according to Bohr's atomic model, so it is equals to epsilon naught n square h square upon z pi m e to the power 2. ये फॉर्मूला हमने देखा है. ओके, अब इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि r that is the radius of that orbit, it is directly proportional to the n square. अगर हम एक ही आइटम की बात करते हैं, अगर z कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पाई इज अगेन कांस्टेंट. द r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगा तो वैसे वैसे r की वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. द अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the nth orbit, the energy of an electron En is equals to -13.6 upon n square electron volt for hydrogen atom. The energy required to take the electron from first orbit to second orbit will be. इलेक्ट्रॉन को हमें लिफ्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो उसके लिए एनर्जी कितना लगेगा? ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एनर्जी लेवल डायग्राम, और वो एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी लेवल, दिस इज द सेकंड ऑर्बिट एनर्जी लेवल. Okay, so this is nothing but the n is equals to 1, this is nothing but the n is equals to 2. जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट
रिवॉल्व हो रहा है उस वक्त उसकी एनर्जी जो भी होगा इट इज नथिंग बट द E1। जब वही इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में शिफ्ट होके वहां पे रिवॉल्व हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो भी एनर्जी होगा, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज नथिंग बट द E2। ओके, तो सबसे पहले एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द En, इट इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये जो भी वैल्यू आ रहा है इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेर एल सॉरी स्मॉल एन जो भी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो हम एन की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। अगर वही सेकंड ऑर्बिट में वो अगर रिवॉल्व हो रहा है तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एन इज इक्वल टू 2। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे E1 की वैल्यू कितना होना चाहिए, एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन अ फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज नथिंग बट द माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन अ सेकंड ऑर्बिट। सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 स्क्वायर क्या होता है 4। ओके, माइनस 13.6 अपॉन 4। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू होगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो भी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, सेकंड ऑर्बिट में। ओके, ये सेकंड ऑर्बिट में, और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे वैल्यू होगा इट इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे होगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उस वक्त उसकी एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करेगा उसकी एनर्जी हो जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है, तो आंसर है जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि ये सिंबल माइनस में है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट ये फाइनल होगा, फाइनल ऑर्बिट दिस इज द इनिशियल ऑर्बिट। तो जो भी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा दैट एनर्जी इट इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अब इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो E2 की वैल्यू कितना है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ब्रैकेट में माइनस E1 की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू सॉरी E2, सबसे पहले हम यहाँ पे E2 लेंगे। E2 की वैल्यू कितना है, इट इज अ माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस E1 की वैल्यू कितना है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस बिकम अ प्लस। ओके, तो 13.6 माइनस 3.4 ये वैल्यू हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद विच इज इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस is the amount of energy required to shift electron from first orbit to the second orbit। तो ये इसका आंसर है, द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोर मॉडल of the hydrogen atom the lowest orbit corresponds to, first option is the infinite energy, second option is the maximum energy, third option is the minimum energy and fourth option is zero energy। okay, जैसे कि हमने इसके पहले के क्वेश्चन में सॉल्व किया था, एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन अ फर्स्ट ऑर्बिट इट इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने सेकंड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी एनर्जी फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू आ रहा है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी एनर्जी कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों ऑर्बिट का अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेकंड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसकी एनर्जी कम है। यहाँ पे भले ही आपको 13.6 दिख रहा होगा लेकिन ये माइनस में है। ओके, सो -3.4 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ऐसे करते गए, अगर हम nth ऑर्बिट की बात करते हैं, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ओके, तो उस वक्त जो भी एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन इंफिनिटी ऑर्बिट, इट इज इक्वल टू 0। तो ये जो भी 0 है इसका मतलब है वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में है। ओके, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उस सिचुएशन में ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। दिस इज अ मिनिमम वैल्यू। ये जो भी वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है। हमें लोएस्ट ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करना था जो कि फर्स्ट ऑर्बिट होता है। ओके, तो माइनस में होने के कारण वो एनर्जी जो भी है वो सबसे कम है। सो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर्स theory, the moment of momentum of an electron revolving in second orbit of hydrogen atom will be। ओके, सो यहाँ पे हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है। अब ये क्या होता है मोमेंटम? हमने लीनियर मोमेंटम सुना है, हमने एंगुलर मोमेंटम सुना है। अब मोमेंटम मीन्स व्हाट? सो इट इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। ओके, हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है उस इलेक्ट्रॉन का जो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, angular momentum of that electron which is revolving in a nth orbit, it is equals to n into h upon twice pi। ये फॉर्मूला हमने इसके पहले भी यूज किया है, where h is Planck constant and n is principal quantum number। okay, अब हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन अ सेकंड ऑर्बिट। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा h अपॉन ट्वाइस पाई। ओके, so ये 2 get cancel here, this is equals to h upon pi। ये क्या है, this is nothing but the angular momentum of that electron which is revolving in a second orbit। इसको हम अलग से कहेंगे, it is a momentum of that electron which is revolving in a second orbit, it is equals to h upon pi। so option C is correct one। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेट अस सी। इन द बोर मॉडल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, द सेंट्रिपिटल फोर्स इज furnished by the Coulomb's attraction between the proton and electron। If A0 is the radius of the ground state orbit, m is the mass, E is the charge on electron, and epsilon naught is the vacuum permittivity, the speed of electron is, there are 4 options are given। okay, now just remember the chapter circular motion। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे दिया है जो भी सेंट्रिपिटल फोर्स है, दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज गिवन बाय कूलम्स अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो कूलम्स सॉरी सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होगा, इट इज नथिंग बट द m v square upon a naught। what is a m? it is a mass, v is a velocity, linear velocity, a naught is nothing but the radius, which is equals to, this is the centripetal force, it is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into e square upon क्या होना चाहिए, a naught
स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर जनरली हम लेते हैं, तो यहाँ पे रेडियस ना लेते हुए हमने ए नॉट लिया है क्योंकि वो दिया है। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल होगा, एक ए नॉट कैंसिल होगा यहाँ पे। ओके, एम को हम इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर हम एम को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो ये कितना आना चाहिए वो देख लेंगे हम। सो दिस इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ए नॉट ऊपर ई स्क्वायर। ओके, सो v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट इसका कर लेंगे तो e का स्क्वायर रूट क्या होगा, e होगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू ए नॉट। सो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन दैट ऑर्बिट। ओके, स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। सो ये वैल्यू कितना रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट एम, ये ए नॉट होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सप्लेन हिज theory Bohr used, first option is conservation of linear momentum, second option is conservation of angular momentum, third option is conservation of quantum frequency, and fourth option is conservation of energy। तो जब हमने बोहर थ्योरी पढ़ा था उस वक्त हमने देखा था कि सेकंड पोस्टुलेट में ऐसे कुछ सिलेक्टेड ऑर्बिट्स या परमिटेड ऑर्बिट्स, ओके, उन्होंने डिफाइन किए थे। उन ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम ये कैसा होगा, कॉन्जर्व होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। सो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोहर ने परमिटेड ऑर्बिट्स का एक्सप्लेनेशन किया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, दैट इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when hydrogen atom is in first excited level, okay, hydrogen जो भी atom है it is in a first excited level, its radius is dash dash dash, its ground state radius। okay, तो यहाँ पे दो सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं कि एटम इज इन अ ग्राउंड स्टेट, एटम इज इन अ एक्साइटेड स्टेट। ओके, जब एटम इज इन अ ग्राउंड स्टेट था उस वक्त उसका जो भी रेडियस है दैट रेडियस इट इज इक्वल्स टू आर कंसिडर करके चलते हैं हम। वो अगर एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो उसका जो भी ग्राउंड स्टेट रेडियस है क्या वो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है या डी एक्साइट हो रहा है, वहां पे इफेक्ट होता है सिर्फ एनर्जी का, एनर्जी कम ज़्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन का। लेकिन एटम भले ही ग्राउंड स्टेट में हो, एटम भले ही एक्साइटेड स्टेट में हो, जो भी ग्राउंड स्टेट का रेडियस है वो रेडियस सेम रहना चाहिए, क्योंकि जो भी रेडियस है इट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। ओके, जैसे कि इसके पहले भी हमने रेडियस वाला फॉर्मूला देखा था। अगर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 रहेगा। ओके, n फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, तो ये n की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। एटम भले एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, जब एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू n इज इक्वल्स टू 2। ओके, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है दूसरे ऑर्बिट में, लेकिन यहाँ पे बात हो रही दोनों में ग्राउंड स्टेट। ओके, तो ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कैसा होगा, सेम रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोस मॉडल द रेडियस ऑफ दिस सेकंड ऑर्बिट ऑफ हेलियम एटम इज। ओके, सो यहाँ पे बात हो रही है हेलियम एटम की। हेलियम एटम के लिए z की वैल्यू होता है 2। ओके, z की वैल्यू कितना होगा 2, और सेकंड ऑर्बिट है तो डेफिनेटली n की वैल्यू भी 2 होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए रेडियस कितना होगा, तो रेडियस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। सो r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर
अपॉन जेड पाई एम ई स्क्वायर। अब यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन जेड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ब्रैकेट में होगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो भी वैल्यू होगा ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। एप्सिलॉन नॉट एच एम ई और पाई सभी कांस्टेंट है। तो जब हम इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आना चाहिए ये एन स्क्वायर अपॉन जेड एज इट इज और ये 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, इस ब्रैकेट की वैल्यू आ रहा है 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ दैट सेकंड ऑर्बिट ऑफ हेलियम एटम। तो एन की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 2। सो यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा 4 अपॉन जेड की वैल्यू 2 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, which is equals to 2 multiplied by this one, it is equals to 1.06 angstrom unit। तो ये होगा वैल्यू ऑफ आर। ओके, ये होगा वैल्यू ऑफ आर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था जिसको हमने कर लिया सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।